हेलो, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अभी जैसे कि 72वीं बीपीएससी आने वाला है, या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं और आप अपनी हिस्ट्री की समझ और उसके साथ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना चाहते हैं, तो आप नचिटेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। मैं शाइस्ता आप सभी को यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाती हूँ। इससे पहले हमने मॉडर्न इंडिया के पूरे टॉपिक्स को देखा है, उन्हें बताया है, और अब हम एंशंट इंडिया की बात कर रहे हैं। फिलहाल एंशंट इंडिया में भी कई टॉपिक आपके हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, वह है 16 महाजनपद, यानी कि जो हम देखते हैं 6th सेंचुरी बीसी में किस तरह से 16 महाजनपदों का उदय होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इससे पहले, जो हमारा मेन टॉपिक रहा है हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद आप लोगों ने वैदिक काल के बारे में जाना है। तो हड़प्पा सभ्यता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रथम नगरीय क्रांति। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता क्या थी स्टूडेंट, वह जो है उसका वैदिक काल से इन संदर्भों में अलग था, क्योंकि वहां पर जो है वह एक नगरीय सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता को हम प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं। और ये जो 6th सेंचुरी बीसी में हम देखते हैं जो 16 महाजनपद उभर के आते हैं, इसको कई बार हम क्या कहते हैं? द्वितीय शहरी क्रांति की भी संज्ञा देते हैं। क्योंकि वैदिक काल जो है वह आपका इसके बीच का जो फेज है वैदिक काल, उसमें हम क्या देखते हैं स्टूडेंट? 1500 से 600 के बीच में इस समय जो है, इस समय यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। और धीरे 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 जो है ये 6th सेंचुरी बीसी के पास आते आते कैसे जो है जो छोटे छोटे गांव थे बड़े शहर में, और शहर किस तरह से बड़े बड़े साम्राज्य में बदलने लगे, आज हम उसकी बहुत ही रोमांचक कहानी जानने वाले हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप सभी जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए। और अगर क्लास पसंद आए तो अपना लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ये आप फोटो देख रहे होंगे, मैंने क्या कहा आपको? देखिए, कोई भी चीज हिस्ट्री में विकास जो है, हिस्ट्री क्या है स्टूडेंट? हिस्ट्री जो है वो आपकी कहानी बताती है, किस तरह से आपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक हर सेंस में जो है किस तरह से आप डेवलपमेंट करते हुए आज यहाँ पर खड़े हैं। आज जो आप बड़े बड़े सिटीज को देखते हैं या टाउन को देखते हैं, तो ये ऐसे ही नहीं उभर के आए ना, उनका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आधार रहा होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हड़प्पा में हम क्या देखते हैं? शहरी क्रांति थी स्टूडेंट, उसको पहली क्या कहते हैं? शहरी क्रांति की हम संज्ञा देते हैं, पहली, फर्स्ट लिख लीजिए। और इसके बाद आता है आपका वैदिक कल्चर, वैदिक एज। यह क्या था स्टूडेंट? यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, है ना, ग्रामीण पृष्ठभूमि थी। और इसका टाइम पीरियड क्या रहा था? इसका टाइम पीरियड रहा था 1500 से लेकर के लगभग 600 बीसी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है वो इसमें आता है। बीसी हम इसमें आते हैं, लेकिन यह ग्रामीण थी। लेकिन इसके जस्ट बाद जब हम बात कर रहे हैं महाजनपदों की, तो ये कब की घटना है? 6th सेंचुरी की घटना है, लगभग इसी के आसपास में जो है घटनी शुरू होती है। और इस समय तक हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमें 16 महाजनपद दिखते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे गंधार है, कंबोज है ना, मत्स्य है, अवंती है, वत्स है, मगध है, आपका अंग है, वज्जी है, मल है वगैरह। बहुत सारे गणराज्य भी थे इस समय, लगभग 10 फेमस गणराज्य थे। कौशल है, पंचाल है, कुरु है, और शूरसेनी है। तो इस तरह से टोटल कितने? 16 महाजनपद उभर कर आते हैं। अब इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, देख लीजिए आप लोग जरा, एक बार आप लोग मैप को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैडम इसको क्यों कह रही हैं कि यह क्या है? द्वितीय, सेकेंड अर्बन रिवोल्यूशन है, अर्बन रिवोल्यूशन है, यानी कि द्वितीय
शहरी क्रांति है, क्योंकि इसमें आपको बड़े बड़े सिर्फ शहर नहीं, महाजनपद। आपने वैदिक काल में मैंने आपको बताया था, ऋग्वैदिक के टाइम पर जो है ऋग्वैदिक जो टेक्स्ट है उसमें जन का उल्लेख मिलता है, वो 275 बाद मिलता है। उसके बाद हमें उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द, यानी कि धीरे धीरे वो डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा था। और 6th सेंचुरी के आसपास, 5वीं शताब्दी के 6ठी शताब्दी के आसपास में हम देखते हैं बड़े बड़े साम्राज्य बनने लगते हैं, बड़े बड़े साम्राज्यों के राजा हमें अस्तित्व में दिखने लगते हैं। तो ये आपकी एक पृष्ठभूमि है। और ये जो है एक चीज समझिए, जो 16 महाजनपद हैं उनके उद्भव में बहुत सारी चीजें जो हैं, कोई शहर ऐसे ही तो नहीं उभर जाएगा, ये शहरों की बात नहीं है, ये महाजनपद, ये यानी कि शहरों का एक पूरा क्या है, बड़ा समुच्चय होगा और उसमें कोई ना कोई राज्य कर रहा होगा। एक इतिहासकार है जिनका नाम है गॉर्डन चाइल्ड महोदय, उन्होंने अपनी किताब, उनकी किताब का नाम था द अर्बन रिवॉल्यूशन, उन्होंने सबसे पहले इसे द्वितीय शहरी क्रांति की संज्ञा दी थी। स्टूडेंट, शहरी क्रांति का जो शब्द है उन्होंने ही प्रयोग किया था और उन्होंने बताया है उस किताब में कि जो किस तरह से जो है शहर बसते हैं, उसके लिए पृष्ठभूमि में क्या क्या चीजें काम करती हैं। वह बताते हैं कि अगर इस समय एक चीज और जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है 1000 BC में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है, और वह घटना क्या थी स्टूडेंट? आयरन, यानी कि लोहे के हमें अवशेष मिलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, और ये सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा में। तो हमें सबसे पहले लोहे के प्रयोग का साक्ष्य मिलता है, और यह मिलता है अतरंजी खेड़ा, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एटा जिला आपका है। यहीं पे हमें सबसे पहले जो है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के साक्ष्य मिले। लोहा क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? लोहा इस संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि हम देखते हैं 1000 ईसा पूर्व से पहले लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। हमें तांबा मिल रहा है, कांसा मिल रहा है, चांदी मिल रहे हैं, लेकिन वो सभी जो धातु हैं वो इतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन जब लोहा हमें मिलता है, लोहे के साक्ष्य मिलते हैं, तो हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा। उसके बाद जंगलों की कटाई शुरू हुई होगी, लोगों ने एक बड़े स्थान पर क्या करना शुरू किया होगा? बसना शुरू कर दिया होगा। अस्थायी जीवन जो है, उनके जीवन में अस्थायित्व आना शुरू हो गया होगा। व्यापार वाणिज्य बढ़ा होगा। जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो क्या होगा? एक प्रशासन की भी जरूरत होगी, और इस तरह से एक शासक वर्ग का भी क्या हुआ होगा? उदय हुआ होगा। और इसके साथ ही जब शासक वर्ग आएंगे तो उसके साथ कई अन्य वर्ग का भी उदय होगा, जैसे कि सैनिक वर्ग हो गए, धर्म से संबंधित लोग उभर के आएंगे, मुद्रा का प्रचलन बढ़ेगा, यहाँ पर आप देखेंगे व्यापार वाणिज्य का विकास भी होगा। और इस तरह से जो है एक पूरा का पूरा, इस देखिए शहर मैंने क्या कहा, जो महाजनपद उभर रहे हैं उसमें जो है हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों का योगदान रहता है। 1000 ईसा पूर्व के बाद जो है लोहे के प्रयोग के बाद जंगलों की कटाई हुई, लोग बसे, ये सारी चीजें आपने जानी। और ये एक बड़ी घटना रही है जिसने क्या दिया है, जिसने जो है एक आधार प्रदान किया 16 महाजनपदों के निर्माण में। आप देख लीजिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है हम देखते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का आधिकारिक प्रयोग होने लगा। इसके अतिरिक्त उपज से और उसके आर्थिक परिवर्तनों, यानी कि जब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन में अगर सरप्लस प्रोडक्शन होगा तभी तो आप व्यापार वाणिज्य कीजिएगा। इसका मतलब यही है कि जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ स्टूडेंट, तो जो कबीलाई जीवन था उसमें क्या हुआ? उसमें चेंज आया, लोगों ने व्यापार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जब व्यापार की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और समाज में क्षेत्रीय और व्यापारी ये सभी वर्ग उभरेंगे तो शासक वर्ग भी उभरेगा। तो हम देखते हैं कि इसके बाद जो है नगर का एक जो है क्या कहते हैं, एक प्रक्रिया जो है बननी शुरू हो गई। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब हम बात करेंगे 6th सेंचुरी BC हमारे लिए इन संदर्भों में भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 6th सेंचुरी BC में ही महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ है, और उनके जन्म से पूर्व हम देखते हैं 16 महाजनपद जो है उनका अस्तित्व आ चुका था स्टूडेंट। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें मिलता है बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है, उसका नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें मिलता है। और इसके अलावा जो है भगवती सूत्र एक जैन धर्म का टेक्स्ट है, उसमें भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। मगध के बारे में अगर हम बात करें तो मगध के बारे में सबसे पहले हमें अथर्ववेद में जो है इसका उल्लेख मिलता है। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य जो है विश्व का प्रथम
गणतंत्रात्मक गणराज्य माना जाता है, जिसका गठन किस में हुआ था? 500 BC में हुआ था, जो वज्जी संघ की राजधानी थी। तो आप एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देख रहे हैं कि वैदिक, जो उत्तर वैदिक पीरियड से ही आप ले लीजिए, उत्तर वैदिक पीरियड यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास में, जब लोहे का प्रयोग होना शुरू हो जाता है, जंगल कटने शुरू हो जाते हैं, अस्थायी जीवन की तरफ लोग चलने लगते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन होता है, व्यापारी वर्ग उभरता है, शासक वर्ग उभरता है, इस तरह से कई जो है मतलब बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, और यही जो प्रक्रिया वो अंजाम किसको देती है? 16 महाजनपद को देती है, इसको अंजाम देती है। और इसके बारे में हमारे जो जानकारी मिलती है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो है जैन धर्म ग्रंथ है, उसमें 16 महाजनपदों के बारे में हमें इसका वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो है अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसमें भी मिलता है। 16 महाजनपद में मगध, जितना भी आपने अभी फोटो देखी, उसमें सबसे जो शक्तिशाली बन के उभरता है वह मगध होता है स्टूडेंट। और जैसा कि आपको मैंने बताया, आपने अभी जो वीडियो देखा होगा, रुकिए मैं बताती हूँ, यहाँ पर एक आपको मैंने महाजनपद दिखाया था अस्मक। वह एक ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। कहाँ पर था? गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। यह एकमात्र महाजनपद था जो कि कहाँ था? दक्षिण में सिचुएटेड था, गोदावरी नदी के किनारे था। बुद्धकालीन अगर हम बात करें, जब 16 महाजनपद हैं, इन 16 महाजनपदों में बुद्ध काल के, यानी कि बुद्ध जब थे उनके दौरान जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन थे? ये कई बार क्वेश्चन भी पूछता है स्टूडेंट। यह है कौशल, मगध, वत्स और अवंती। ये चार जो हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं? महाजनपद होते हैं बुद्ध के समय में। प्राचीन काल में हम देखते हैं, प्राचीन के काल के जो मनीषी थे वो राजतंत्र को क्या मानते थे? सर्वाधिक प्रचलित और उत्कृष्ट शासन पद्धति मानते थे। गंधार और कंबोज के क्षत्रियों को क्या कहा जाता था? वार्ता शास्त्रोपजीवित कहा जाता था। तो एक बार आप लोग फिर से क्या करें, मैं चाहती हूं कि आप लोग फिर से एक बार ये मैप देख लें ताकि आपकी चीजें जो है थोड़ा क्लियर रहा करें, है ना। 16 महाजनपद उभरे, लेकिन हम जब बुद्ध काल की बात कर रहे हैं उस समय जो चार थे, मैंने आपको बताया, मगध, वत्स, अवंती, ये सारे जो चार थे वो चार थे स्टूडेंट। यहाँ पे आपका कंबोज है, गंधार है। इनके इस यहाँ के जो लोग थे उनको क्या कहा जाता? वास्तुशास्त्रजीवी कुछ कहा जाता था, मैंने आपको बताया। तो इस मैप को आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अवंती कहाँ है? अवंती एकमात्र महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में है ना। ये एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में सिचुएटेड है। और इन सब में सबसे पावरफुल बन के कौन उभरता है? 6th सेंचुरी BC में मगध उभरता है स्टूडेंट। अगर हम लोग बात करें अंग महाजनपद की, आप लोग इसको देखिए, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये आपको दिख रहा होगा अंग महाजनपद। ये अंग महाजनपद आपको दिख रहा है। यह कहाँ है स्टूडेंट? वर्तमान में बिहार का जो भागलपुर और मुंगेर वाला एरिया है वहीं पे माना जाता है कि अंग महाजनपद थी। इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। इसकी राजधानी चंपा थी और माना जाता है कि इसे बसाने वाले कौन थे? महागोविंद इसके वास्तुकार थे स्टूडेंट। और इसके पहले जो राजा थे उनका नाम था ब्रह्मादत्त। ब्रह्मादत्त जो थे इसके राजा थे अंग के, ठीक है। अगर हम मगध की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मगध सबसे क्या था? पावरफुल महाजनपद बन के उभरता है। ये बेसिकली अगर आप देखें बिहार में तो जो पटना है, गया है और शाहाबाद का जो एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं? मगध कंसीडर करते हैं स्टूडेंट। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगीर, जिसको आप लोग आज राजगीर कहते हैं, उसे उस समय राजगृह कहा जाता था, ठीक है। उसी तरह आप देखिए काशी आपको दिख जाएगा यहां पर। काशी की राजधानी जो थी स्टूडेंट वाराणसी थी। वाराणसी भी आपका क्या है? बहुत पुराना शहर है ना। 16 महाजनपद से चला आ रहा है स्टूडेंट। इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और कौशल जो है
कौशल आप देखिए, ये जो है यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये जो है श्रावस्ती वाला एरिया है। और ये इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी कौशल की श्रावस्ती थी। मैं लिख देती हूँ, श्रावस्ती थी। सहेत महेत एक गांव है वहां पर, उसी को इस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। इसके अलावा हम देखते हैं मल। ये देखिए मल दिख रहा है आपको, एक एक करके आप देखेंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि थोड़ा ध्यान से देख लें। अभी जो उत्तर प्रदेश में, यह भी उत्तर प्रदेश में है, देवरिया जिला है वहां पर, उसी में जो है मल महाजनपद था स्टूडेंट। इसके दो भाग थे, ठीक है। और एक की राजधानी इसकी कुशीनगर थी और दूसरे की थी पावा। क्या थी? एक की थी कुशीनगर, कुशीनगर, और दूसरे की कौन थी? पावा थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था और पावा में स्वामी महावीर को का महापरिनिर्वाण स्थल है ना। इसके अलावा देखिए वत्स, वत्स यहाँ पर आपका आया। वत्स में कौन सा रीजन है? जो वर्तमान में इलाहाबाद वाला क्षेत्र है स्टूडेंट, इसी को माना जाता है। यह वत्स था और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। क्या थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। इसके अलावा आप देख लीजिए कुरु। कुरु आपको दिख रहा है, ये दिल्ली वाला एरिया हो गया स्टूडेंट। कुरु में कौन कौन थे? आपका दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का जो एरिया था वह मिला हुआ था स्टूडेंट। और इसकी राजधानी जो थी, इसको हम क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ कहते थे। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्था कहते थे कुरु की राजधानी को। इसके अलावा आपके पास रह गया अब कौन? नौवा में आपका पंचाल आएगा। पंचाल यहाँ पे आपका ये रहा, और पंचाल की राजधानी थी ये जो फिलहाल में रुहेलखंड, बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद वाला जो है, जो एरिया है, उसी को हम मानते हैं पंचाल था स्टूडेंट। और इसकी राजधानी दो थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी कांपिल्य। अहिच्छत्र यहां पे मैं लिख दूं, और कांपिल्य, कांपिल्य, इसकी दो राजधानियां थी। जैसे आपने देखा मल की, उसी तरह। अब आ जाइए अवंती। अवंती की भी दो राजधानियां थी, जो मैंने कहा यह दक्षिण में है। इसकी जो ऊपरी राजधानी थी, यानी उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी की थी महिषामती। उज्जैन और महिषामती, महिषामती इसकी राजधानी थी। अब आपका बच गया कौन सा? शूरसेन। शूरसेन वाला एरिया जो वर्तमान में मथुरा वाला एरिया है स्टूडेंट, उसी को शूरसेन कहते थे। और माना जाता है कि भगवान कृष्ण जी यहाँ के राजा थे। और इसकी राजधानी कौन थी? इसकी राजधानी मथुरा थी। मैप अगर देख करके पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा चीजें आसान लगेंगी। इसके अलावा हम देखते हैं चेदी है, मत्स्य है। इसकी राजधानी जो है स्टूडेंट सोथीवती थी, सोथीवती थी। और इसी तरह जो है चेदी जो है आपका बुंदेलखंड वाला ही एरिया है। मत्स्य की अगर हम बात करें तो फिलहाल में जो जयपुर वाला एरिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? सॉरी, हाँ, मत्स्य उसी को कहते हैं। जनपद जो है जयपुर जो है उसको हम लोग मत्स्य के रूप में जानते थे पुराने काल में। और माना जाता है कि विराट नाम के एक राजा थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर थी। ये आप दिख रहा है मत्स्य, इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर। विराट नाम से तो आप लोग ऐसे ही परिचित हैं। और आपका आ गया अश्मक। इसका जो आपका पीडीएफ है, साफ साफ जो पीडीएफ है स्टूडेंट, वो आपको दूसरी क्लास में दे दी जाएगी। यहाँ पर सारी चीजें क्या हो जाएंगी?
सारी मर्ज हो जाएंगी, जो आपको देखने में दिक्कत होगी। अशमक है वह गोदावरी नदी के पास था और इसकी राजधानी क्या थी, पोटन या पोटली थी स्टूडेंट। गंधार जो आप देख रहे हैं ऊपर में, गंधार की राजधानी पेशावर या रावलपिंडी वाला एरिया है और इसकी राजधानी जो थी वह क्या थी, तक्षशिला थी, जो कि प्राचीन काल में अध्ययन का भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इसके अलावा आप देख रहे होंगे उसके ऊपर ही क्या है, कंबोज है, और कंबोज जो है स्टूडेंट यह क्या है, उत्तरापथ में अवस्थित था और हजारा वाला इलाका था। इसकी राजधानी राजपुर थी, राजपुर भी कहते हैं, हाटक भी कहते हैं। इस तरह से ये 16 महाजनपद क्या होते हैं, उभर के आते हैं 6th सेंचुरी BC में। और इसमें मैंने आपको बता दिया कि महात्मा बुद्ध के टाइम पे कौशल, मगध, वत्स और अवंती जो थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे। लेकिन एक चीज और वह इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि इस समय, जिस समय हम बात करें 6th सेंचुरी की, तो बुद्ध के समय हम देखते हैं कि 10 गणतंत्र राज भी थे, जिसमें 8 जो थे वह वज्जी, यहाँ पे वज्जी मैं लिख दे रही हूँ, वज्जी संघ के, और 2 जो थे वह मल के अंतर्गत आते थे। तो ये 10 कौन कौन थे, देखिए, कपिलावस्तु के शाक्य थे, सुमसुमार गिरी के मग थे, अलकब के बुली थे, केसपुत के कलाम थे, रामगान के कोलिये थे, कुशीनगर के मल थे, पावा के मल थे, पिवलियावन के मोरिया थे, वैशाली के लिच्छवी थे, मिथिला के विदय थे। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य क्या था स्टूडेंट, वैशाली था, जो कि वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। तो गणतंत्र का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, गणतंत्र का मतलब हुआ, आप जानते हैं कि एक तरह से डेमोक्रेटिकल शासन हुआ होगा वहां पर। और इसमें हम देखते हैं बुद्ध के टाइम पर 10 गणतंत्र हमें दिखते हैं, जिसमें 8 जो थे वह किसके अंतर्गत थे, वज्जी के अंतर्गत थे, और 2 जो थे वह किसके अंतर्गत थे, वह मल के अंतर्गत थे। तो इनके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है। आपसे पूछ सकता है कि कपिलावस्तु के कौन थे, शाक थे, सुमगुमार गिरी के कौन थे, मग थे, अलकब के कौन थे, बुली थे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें उभर कर आ रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि इस दरमियान जबकि 16 महाजनपद उभर रहे थे, उसमें सबसे शक्तिशाली होकर के कौन उभरता है स्टूडेंट, मगध राज्य का उत्कर्ष होता है। मगध राज्य का जो उत्कर्ष होता है, आप देख लीजिए, मगध का ये आपका मैप है, ये आपका रहा मगध। इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस क्लास में। देखिए, जैसे आप लोगों को मगध बोलते के साथ क्या याद आते हैं, अशोक याद आते हैं। ऐसा नहीं कि सबसे पहले मौर्य वंश ने जो है मगध पर शासन किया। मैंने क्या कहा, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम होता है ना, धीरे 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 क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो मौर्य तो तब आ रहे हैं जब हम देखेंगे कि एक टाइम पर जब बहुत ही फ्लोरिश एक महाजनपद के रूप में वो उभर चुका है, तब मौर्य आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर कई सारी डायनेस्टी थी, कई सारे राजा महाराजा यहाँ पर राज करके जा चुके थे। अगर हम बात करें सबसे पहले कि मगध पर किसने शासन किया, तो वह कौन है स्टूडेंट, हर्यक वंश है, जिनका काल क्या है, 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईसा पूर्व तक। हम देखते हैं 16 महाजनपद में से मगध जो है एक साम्राज्य के रूप में कब उभरता है, या हर्यक वंश के शासन में उभरता है। मौर्यों के टाइम पे नहीं, मौर्यों से पहले हैं, काफी पहले हैं कौन, हर्यक वंश, उनके टाइम पे ये उभर के आता है। और इस हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, या इसका प्रथम शासक कौन था स्टूडेंट, तो यह था बिंबिसार। बिंबिसार जो था हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था, और उसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि इसी के टाइम पर मगध साम्राज्य जो है वह बहुत शक्तिशाली होकर उभरता है। बिंबिसार जो था, जो अंग आपको मैंने बताया कि भागलपुर और आपका जो है मुंगेर वाला जो रीजन है उसको हम अंग कहते थे। तो ये उसने क्या किया, अंग राज्य को जीत लिया और उसको मगध साम्राज्य में मिला लिया स्टूडेंट, और इसने अपने पुत्र अजात शत्रु को क्या दिया, यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं मगध राज्य की आरंभिक राजधानी जो है आपकी पाटलिपुत्र नहीं है, उसकी आरंभिक राजधानी क्या है, ग्रीव्रज यानी कि राजगृह थी, यानी कि जिसे आज हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, राजगीर के नाम से जानते हैं। मत्स्य पुराण जो है इसमें हमें बिंबिसार का उल्लेख मिलता है, और उसे क्षत्रोजस या जैन साहित्य में उसे श्रोणिक भी कहा गया है। आपसे पूछ सकता है कि किस राजा को क्षत्रोजस कहा गया या श्रोणिक कहा गया, तो आप क्या बताएंगे, यह बिंबिसार है ना।
बिंबिसार अपने राजवैद्य, इसका एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक, इसने उसे कहाँ भेजा, अवंती भेजा। वहां के राजा बहुत बीमार थे जिनका नाम था चंड प्रदोत, इनके पास भेजा और इसने उनका इलाज किया और काफी अच्छे इन लोग के रिलेशन रहे। इसकी जो प्रथम पत्नी थी वह थी कौशल देवी, जो कि कहाँ की राजा की बहन थी, वह थी कौशल राज प्रसेनजित की बहन थी स्टूडेंट। और इनकी दूसरी पत्नी का नाम था, वह थी चेलन्ना, और यह कहाँ की राजकुमारी थी स्टूडेंट, यह थी लिच्छवी राजकुमारी थी। यह बिंबिसार के बारे में पढ़ रहे हैं आप, तो इसको माना जाता है बिंबिसार को कि हर्यक इसने ही क्या किया था स्टूडेंट, मगध साम्राज्य का इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसने अंग पर को पे अटैक किया, ब्रह्मदत्त को हराया और उसे जो है अपने बेटे के निगरानी में दे दिया जिसका नाम अजातशत्रु था। इसने अपनी राजधानी राजगृह को बनाई, इसे श्रोणिक और क्षेत्रोजस भी कहते हैं। और इसने जीवक को कहाँ भेजा था, अवंती भेजा था, ताकि वहां के राजा नरेश चंड प्रदोत की क्या किया जा सके, चिकित्सा की जा सके, उसके इलाज किया जा सके। और इसकी दो पत्नी का उल्लेख मिलता है हमें, कौशल देश की प्रसेनजित की बहन कौशला देवी और दूसरी थी चेलन्ना जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की। इसका काल जो है 1492 से 460 ईसा पूर्व के बीच में रहता है स्टूडेंट। इसने अपने पिता की क्या कर दी, यानी बिंबिसार की इसने हत्या कर दी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कुनी भी कहा जाता है। और यह मगध का फिर शासक बनता है। यह जो था काफी साम्राज्यवादी इसकी नीति थी। साम्राज्यवादी का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए क्या कीजिएगा, साम्राज्य के विस्तार के लिए एक चीजें होती हैं, वह क्या है, युद्ध करना। तो इसने युद्ध जो है उसको बहुत ज्यादा पसंद किया, इसकी साम्राज्यवादी नीति थी स्टूडेंट। और इसी के अंतर्गत इसने क्या किया, काशी और वज्जी संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद क्या कर दिया, मगध साम्राज्य में मिला लिया स्टूडेंट। इसका एक मंत्री था, उसका नाम था वस्कार। जब वैशाली से इसका युद्ध हो रहा था तो इसने लिच्छवियों को बीच में फूट डालने के लिए इसे भेजा, और इसी के कारण माना जाता है कि उनमें फूट पड़ी और जिसकी वजह से यह वैशाली को जो है जीत सका, वज्जी को। और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिला कंटक नामक दो नए हथियारों का क्या किया था, प्रयोग किया था। एक तरह से ये पत्थर फेंकने वाले हथियार थे जिसका प्रयोग इसने वज्जी संघ के विरुद्ध जो है, वैशाली के लिच्छवियों के विरुद्ध जो है किया था युद्ध में। लिच्छवियों के आक्रमण से सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनका हमेशा टेंशन बना रहता था ना, तो इसने अजातशत्रु ने क्या किया, अपनी राजधानी जो थी इसकी राजगृह, उसके दुर्ग को सुदृढ़ कराया, यानी मजबूत बनाया। और इसने ही उस समय जो है पाटलिपुत्रा, यानी कि जो आप फिलहाल में हम जिस नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं, उसके महत्व को समझा था स्टूडेंट। और उसके महत्व को समझने के बाद जो है, और उसने यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से उसने यहाँ पर क्या किया, एक दुर्ग का निर्माण कराया। और यही बाद में जो है उसके बेटे यानी उदयन की राजधानी बनती है। इसके अलावा हम देखते हैं अजातशत्रु के काल में ही राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया स्टूडेंट, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पीटक और विनय पीटक में लिपिबद्ध किया गया। ये अजातशत्रु के ही टाइम पे हुआ था प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी स्टूडेंट। पुराणों के अनुसार इसने जो है 28 वर्ष तक, और बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार इसने 32 वर्ष तक क्या किया, अजातशत्रु ने शासन किया। अजातशत्रु की जो हत्या है उसके बेटे ने ही कर दी, उदयन ने कर दी। और उसके शासन और अजातशत्रु के शासन काल में ही हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना होती है, वह है कि बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध के अवशेषों पर उसने राजगृह स्तूप का निर्माण करवाया। तो ये कुछ क्या है, अजातशत्रु के बारे में इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। एक तो ये कि इसने भी अपने पिता की हत्या की, और पिता की हत्या करने के बाद गद्दी पाया। इसने जो है काशी और वज्जी को क्या किया, जीता स्टूडेंट, बाद में मगध में मिला लिया इसने। और इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट कि इसके टाइम पे ही प्रथम बौद्ध संगति हुई, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला। और इसके अलावा जो है बहुत सारी घटनाएं जो मैंने आपको बताई कि जो पहली राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, उसमें जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पीटक और विनय पीटक में लिपिबद्ध किया गया था। अब उदयन के बारे में हम जानते हैं। पुराणों और जैन
ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदियों के संगम पर जो पाटलिपुत्रा है, जिसे हम कुसुम ध्वज नाम से भी जानते थे, इस नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की और इसको अपनी राजधानी बनाया। पहली बार जो राजधानी बनाता वह उदयन ही है, ठीक है ना। उदयन जो था वह जैन धर्म को मानने वाला था। इस वंश का यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वह नागदशक था, या इसको कई बार हम लोग दर्शक के नाम से भी जानते हैं। यह शिशुनाग नाम के एक आमत्य ने इसे पदच्युत कर दिया था स्टूडेंट, और इसको मगध की गद्दी पर, और उसने मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसके बाद एक नई डायनेस्टी बनती है जिसे हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। एक आमात्य था माना जाता है, उसने ही इसे हटा करके उसकी हत्या करने के बाद क्या किया? मगध का जो है साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया, शिशुनाग वंश। और नेक्स्ट जो है जो मगध पर शासन करने वाले हैं वह शिशुनाग वंश है स्टूडेंट। शिशुनाग वंश जो है इसमें हम देखते हैं इसने जो है अवंती और वत्स, जो लास्ट में हमने पढ़ाया था आपको, अवंती और वत्स, इन राज्यों पर इसने क्या कर लिया? मगध साम्राज्य में इन दोनों को मिला लिया शिशुनाग ने। और शिशुनाग के समय ही मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग, यानी एक बड़ा जो है भूभाग जो है वह सम्मिलित हो गया। शिशुनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्रा के अतिरिक्त इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। आपसे पूछ सकता है कि शिशुनाग की दो राजधानियां कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? पाटलिपुत्र और वैशाली, है ना। ये दो राजधानियां उसने बनाई। कालाशोक, उसके बाद जो दूसरा शासक इसका बनता है उसका बेटा था कालाशोक या काकवर्ण। पुराण और दिव्य वादान में जो है हमें मिलता है कि काकवर्ण इसको कहा जाता था स्टूडेंट। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाई। जो सिंगली यानी श्रीलंका के जो महाकाव्य हैं उसके अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में हम देखते हैं वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का क्या होता है? आयोजन किया जाता है। इस संगति में यानी जो 383 में हुआ था, इसमें कई तरह के विभेद उत्पन्न हो गए, जिसके कारण जो है बौद्ध संप्रदाय जो है यह दो संघ में बढ़ गया स्टूडेंट, यह था स्थाविर और महासांघिक। तो कालाशोक के टाइम पे जो महत्वपूर्ण घटना क्या है वह है कि इस टाइम पे द्वितीय बौद्ध संगति होती है, और इसी में बौद्ध इसमें क्या होता है? विवाद हो जाता है 383 में जो हुआ, और इसमें जो है जो बौद्ध धर्म को मानने थे यह दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, स्थाविर और महासांघिक में। इसके बाद जो आता है वह नंद वंश है स्टूडेंट, जो तीसरा वंश है जिसने क्या किया? शासन किया। कहाँ पर? मगध पर। इनका जो देख लीजिए 344 से 324 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया। उग्रसेन, इसको कई बार महानंदिन भी कहा जाता है और इसे महापद्मनंद भी कहा जाता है, ठीक ना। इसे कई नामों से जाना जाता है स्टूडेंट। पुराण के अनुसार इस वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? महापद्मनंद था, जो कि एक शूद्र शासक था, जो व्याकरणाचार्य पाणिनि का क्या था? घनिष्ठ मित्र था। पुराणों में हमको मिलता है कि महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। दूसरे परशुराम का अवतार इसे माना गया है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट और कौन सा? एक छत्र की उपाधि धारण की। देखिए कितना बड़ा बड़ा उपाधि इसने धारण किया, एक राट और एक छत्र की। महापद्मनंद मगध का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की और वहां एक नहर खुदवाई, जिसका उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें मिलता है। इस अभिलेख से यह पता चलता है कि वह कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर ले गया था। तो महापद्मनंद के बारे में क्या उपलब्धियां थी ये देख लीजिए। माना जाता है पुराण में कि यह शूद्र था और इसने जो है इसको कई बार क्या बोलते हैं? इसे सर्व छत्रांतक यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरा परशुराम का अवतार भार्गव कहते हैं। और इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया स्टूडेंट। इसने बड़ी उपाधियां भी धारण की, जैसे एक राट, इसके अलावा एक छत्र का भी उसने जो है उपाधि धारण किया। और इसने जो है कलिंग विजय की, जिसका उल्लेख हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जिससे पता चलता है कि उसने एक जैन प्रतिमा वह वहां से उठाकर ले गया था। घनानंद, महापद्मनंद के 8 पुत्र थे, जिसमें घनानंद जो था वह सबसे समकालीन था। वह जो था योग्य था और वही क्या होता है? वही फिर राजा बनता है स्टूडेंट।
और इसके समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह क्या थी स्टूडेंट? इस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, है ना। और कई यूनानी लेखक, क्योंकि ये जब सिकंदर यहाँ आता है तो उस समय कौन है राजा? घनानंद है, तो उसने उसके नाम का उल्लेख अग्रमीज के रूप में किया है। अग्रमीज अगर आपको मिल जाए तो आप क्या बताएंगे? ये घनानंद है। घनानंद के समय 325 ईस्वी में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। 323 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके फिर क्या की? मौर्य वंश की स्थापना की। इस तरह आपने देख लिया कि 3 वंश जो हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है मगध साम्राज्य को मजबूत किया और बाद में जो है मौर्य वंश आते हैं, उनकी विरासत संभालते हैं और फिर उसे क्या करेंगे? फिर उसे और विकसित करेंगे और उसे जो है एक इतना बड़ा साम्राज्य में बदल देंगे जो बाद में क्या करता है? उदाहरण बनता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौर्य वंश जो है वह शुरुआत में आते हैं। उससे पहले आपने देखा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, उसके बाद हम देख रहे हैं मौर्यों के बारे में। तो घनानंद के बारे में आप याद रखेंगे कि इस समय जो है जो सिकंदर था वो पश्चिमोत्तर भारत में आता है स्टूडेंट, और वो सिंधु नदी के तट तक पहुंचा था, लेकिन वो उसने जो है भारत के अंदर जो इंटरनल वाले एरिया है उसमें उसने एंट्री नहीं ली थी। उसके बारे में आपकी अगली क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और जो 16 महाजनपद हैं, उनकी राजधानियां हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं वो सभी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। यहीं पे मैं पढ़ा दूंगी आपको वहाँ पे। तो आप लोग कोशिश करें कि इन्हें आप इन क्लास को देखें। कल की क्लास आपकी इसी पर होगी, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि घनानंद के टाइम पे जब सिकंदर आता है तो सिकंदर के आक्रमण से पूर्व प्राचीन भारत में हम देखते हैं भारत पर जो सबसे पहला विदेशी हमला होता है वह ईरानियों के द्वारा होता है। तो ईरानियों में किसने भारत पर आक्रमण किया, फिर यूनानियों में जब हमने देखा कि सिकंदर का आक्रमण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उन दोनों का क्या प्रभाव रहा उनके आक्रमण का, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्या करें? क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये चाणक्य की एक इमेजिनरी फोटो है, वैसे हम लोग के पास कोई फोटो उनकी उपलब्ध नहीं है, मगर ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं से जो घनानंद था उसका व्यवहार बहुत ही खराब था और बहुत ही घमंडी था, और उसने अपमान किया था चाणक्य का अपनी राजसभा में, जिसके कारण चाणक्य ने सोचा था कि वह उससे बदला लेगा। और बाद में उसने चंद्रगुप्त मौर्य को, जो कि एक बालक था, उसको प्रशिक्षित किया और बाद में जो है उसने मगध साम्राज्य को घनानंद से छीन लिया, है ना। तो ये सारी एक कहानियां हैं, कितना सच है कितना हकीकत है तो नहीं मालूम, लेकिन आपके लिए मैंने ये बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही किसे हटाया? घनानंद को कुर्सी से हटाया और मगध की सत्ता पर क्या किया? अधिकार कर लिया। तो नेक्स्ट क्लास इसी पर रहेगी। हम लोग 16 महाजनपद और थोड़ा सा और उसके बारे में जानेंगे, और इसके अलावा जो आप जानेंगे वह मैंने आपको बताया कि जो भारत में विदेशियों के आक्रमण होते हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से करेंगे। तो आप लोग बने रहें इस क्लास में मेरे साथ। धन्यवाद।